हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ पवन गर्ग और आज हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन के बारे में। पोलराइजेशन पोलराइजेशन बेसिकली आप लाइट के बारे में अगर जाने तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब होगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन जो वेव का प्रोपेगेशन है वो इन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए हम इसे ट्रांसवर्स नेचर की बात करते हैं। इसके अलावा जो यूजुअली हमारे सोर्स से लाइट आती है वो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज के ऑसिलेशंस की वजह से आती है। अब जो भी हमारे सोर्स होते हैं उनसे उनमें जो चार्ज ऑसिलेट करते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, इसलिए जो लाइट आती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फेजर की डिफरेंट डायरेक्शन होती है। इसे हम इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक फेजर्स हमारे अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं। इस तरह की लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट को इस सिंबल या फिर इस सिंबल से बताया जाता है। अनपोलराइज्ड लाइट को हम डिफरेंट तरीके से पोलराइज करते हैं। पोलराइजेशन को समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फेजर्स केवल एक ही डायरेक्शन के कंपोनेंट्स ऑब्टेन करने, इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे स्ट्रिंग वेव के अगर एग्जाम्पल से समझे तो सपोज आप स्ट्रिंग को अलग अलग डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो उस केस में जो वेव बनेगी उसके क्रेस्ट और ट्रफ अलग अलग डायरेक्शन में बनेंगे, तो उसको हम अनपोलराइज लाइट बोलेंगे। पर सपोज उस स्ट्रिंग को एक चेयर से पास करें, चेयर जिसमें होल्स हो या वर्टिकल स्ट्रिप्स कटी हुई हो, तो अगर इस तरह से वर्टिकल स्ट्रिप्स से अगर उन्हें पास किया जाए तो इधर वाले जो ऑसिलेशंस होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। केवल इस डायरेक्शन वाले जो ऑसिलेशंस आप देंगे वो ही आगे ट्रांसमिट हो पाएंगे। तो ये प्रोसेस से आपने, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रिंग को घुमाएं, जब इससे पास होगी स्ट्रिंग तो उस केस में उसमें एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। तो इस प्रोसेस को भी हम पोलराइजेशन बोल सकते हैं। सेम विद द लाइट होता है। लाइट के अंदर ये जो अनपोलराइज लाइट है इन्हें हम डिफरेंट तरीके से पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, और जब पोलराइज हो जाएगी तो उसके बाद जो वेव मिलेगी उसमें सिंगल डायरेक्शन कंपोनेंट मिलेंगे हमें, उसे हम या तो इस सिंबल से डिनोट करते हैं या इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इन ये सिंबल है फॉर पोलराइज लाइट। अब हम सीखेंगे अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पोलराइजेशन के डिफरेंट तरीके हमें दिए गए हैं। मैं फिलहाल एनसीईआरटी से रिलेटेड जो तरीके हमें दिए हैं उन्हीं की डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो पोलराइजेशन का एक तरीका हमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज बाइपोलराइड। पोलराइड एक टर्मलाइन क्रिस्टल होता है। इस क्रिस्टल को की एक खास बात होती है, इसमें जो एटम्स है वो चेन स्ट्रक्चर में बने हुए होते हैं। जब हम इससे किसी अनपोलराइज लाइट को पास कराते हैं, सपोज ये टर्मलाइन क्रिस्टल है, इस टर्मलाइन क्रिस्टल से जब अनपोलराइज लाइट पास होती है तो इस केस में इस अनपोलराइज लाइट के केवल वो कंपोनेंट जो इस चेन स्ट्रक्चर के पैरेलल है वो आगे ट्रांसमिट हो जाते हैं और बाकी कंपोनेंट अब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें इस टर्मलाइन क्रिस्टल से पास होने वाली लाइट जो है वो एक पोलराइज लाइट मिल जाएगी। तो दिस वन इज द पोलराइजेशन बाय पोलराइड। तो पोलराइजेशन बाय पोलराइड से हमने अनपोलराइज लाइट को पोलराइड लाइट में कन्वर्ट करना सीखा। अब एक और प्रॉब्लम है, ये जो लाइट हमारे पास आ रही है वो पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड, ये देख के हमें पता नहीं चल सकता। तो इस चीज के लिए हम एक और पोलराइजर का यूज करते हैं, यानी एक और पोलराइड का यूज करते हैं, और इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे तक आने वाली लाइट जो है वो पोलराइज्ड है या नहीं है। अब इससे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सपोज एक लाइट है जो अनपोलराइज्ड है, उसे हम टर्मलाइन क्रिस्टल से पास कर रहे थे,
तो हमारे पास जो लाइट आ रही थी वो पोलराइज्ड लाइट मिल गई। अब अगर मान लो इसकी जगह इस टर्मलाइन क्रिस्टल को मैं घुमाता हूं, अलग अलग एंगल पे जब मैं इस टर्मलाइन क्रिस्टल को घुमाऊंगा तो उस केस में ये लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम नहीं होगी, क्योंकि किसी भी एंगल पे आप टर्मलाइन क्रिस्टल को घुमा लो, कोई ना कोई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फेजर हमेशा इस चेन स्ट्रक्चर के पैरेलल रहेगा। इसलिए जो इससे निकलने वाली लाइट है वो एक कांस्टेंट इंटेंसिटी की लाइट हमें मिलती रहेगी। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस, अगर ये लाइट, जो कि हमें नहीं पता था, बट अगर ये लाइट पोलराइज लाइट होती और इस पोलराइज लाइट के सामने में एक टर्मलाइन क्रिस्टल को रख दूं, तो उस केस में इस टर्मलाइन क्रिस्टल से ये इंटेंसिटी पास हो जाएगी। बट अगर मैं इस टर्मलाइन क्रिस्टल को घुमा दूं तो इसे घुमाते ही ये इंटेंसिटी चेंज होने लग जाएगी, और ये इंटेंसिटी चेंज होगी, इसका ये सिंबल है इस बात का कि इससे पहले वाली लाइट जो है वो पोलराइज लाइट थी। इस केस में इस टर्मलाइन क्रिस्टल को हम एनालाइजर बोलते हैं। अगर हम दो पोलराइड यूज करें, सपोज हम ये दो पोलराइड यूज कर रहे हैं जिसमें कोई भी लाइट जो कि अनपोलराइज लाइट हो सकती है, इस अनपोलराइज लाइट को जब हमने इसकी तरफ भेजा तो पहला टर्मलाइन क्रिस्टल इसको पोलराइज कर देगा और दूसरा इसे एनालाइज करने का काम करेगा। अब सपोज इन दोनों के बीच में अभी एंगल 0 है। सपोज मैं इस एनालाइजर को घुमाता हूं अलग अलग एंगल पे, तो उस केस में अगर इनके बीच में एंगल थीटा बनता है तो जो इंटेंसिटी हमें यहां मिलेगी, अगर वो आई है और यहां पर आई नोट है, तो उस केस में ये जो आई होगा दैट विल बी आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। इसे हम मेलस लॉ बोलते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अगर हम सिंगल पोलराइड यूज करें तो उस केस में इंटेंसिटी जो आ रही है वो हाफ ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगी। तो ये एक मेथड हुआ पोलराइजेशन का। इसके अलावा पोलराइजेशन हम स्कैटरिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। सपोज किसी सोर्स से जो लाइट आ रही है वो अनपोलराइज लाइट है, इन अनपोलराइज लाइट को जब किसी बस बड़े डस्ट पार्टिकल या किसी भी पार्टिकल से टकराने दिया जाता है तो जैसा देखा गया है कि इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, डस्ट पार्टिकल के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर एक ऑब्जर्वर रखा हुआ है तो इसको केवल इस लाइट का एक ही कंपोनेंट मिलेगा। इसी तरह से अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग कंपोनेंट मिलेंगे, बट अगर मान लो इस डायरेक्शन से कोई देखता है तो उसे दोनों कंपोनेंट इसमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखकर हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और इसका एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में हम अनपोलराइज लाइट को किसी मीडियम, किसी रिफ्रैक्टिंग मीडियम से गुजारते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ये वाटर सरफेस है। इस वाटर सरफेस की तरफ अगर इंसिडेंट रे को डाला जाए जो कि एक अनपोलराइज लाइट है, तो जैसा कि हम जानते हैं इस सरफेस पर इसका कुछ पार्ट सेम मीडियम में लौट जाएगा और कुछ पार्ट नेक्स्ट मीडियम में एंटर कर जाएगा। तो जो पार्ट सेम मीडियम में लौट जाता है, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि उस पार्ट में पार्शियल पोलराइजेशन हो जाता है। उस पार्ट में पार्शियल पोलराइजेशन हो जाता है। सपोज ये एंगल आई है, ये भी एंगल आई होगा, एंड दिस वन इज एंगल आर, रिफ्रैक्शन एंगल। तो इस मेथड को हम बोलते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इसमें अभी पार्शियल पोलराइजेशन हुआ है, बट साइंटिस्ट, ब्रेस्टर साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एंगल आई की वैल्यू चेंज करते गए। एंगल आई की वैल्यू चेंज करते गए तो एक एंगल ऐसा आएगा जब रिफ्लेक्टेड लाइट में सारे कंपोनेंट पोलराइज्ड लाइट के होंगे। उस एंगल को हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्रेस्टर एंगल बोलते हैं। तो ये कहलाता है पोलराइजेशन
by reflection. और उस एंगल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज ये मीडियम एयर है और ये कोई और मीडियम म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। तो इस केस में अगर हम इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि ब्रेस्टर एंगल या पोलराइजेशन एंगल पर रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आपस में 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो इसका मतलब ये अगर 90 हो गया तो आर की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस आई। इसको हम आई पी या आई बी से डिनोट करते हैं। तो इस केस में अगर हम रखें तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन आई बी या आई पी अपॉन साइन 90 माइनस आई बी एंड साइन 90 माइनस थीटा इज बेसिकली cos थीटा। तो ये हो जाएगा साइन आई बी अपॉन कोस आई बी। That is equal to 10 IB. So we can write mu equal to 10 IB. And this law is known as Brester's law. Thank you.